दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, कई सप्ताह से ये चर्चा चल रही है कि देश में राष्ट्रीय जनगणना का कार्यक्रम जल्दी से शुरू किया जाए। 2021 में जो जनगणना हो जानी चाहिए थी, वो 2024 के सितंबर महीने तक भी अभी उसका कोई निशान नहीं है कि वो कब शुरू होगी, कब कंप्लीट होगी, कब डेटा रिलीज होंगे, किसी को नहीं मालूम। ये कोरोना के नाम पर स्थगित की गई, रोकी गई जनगणना दुनिया के अनेक देशों में रुक गई थी, लेकिन कोरोना के खत्म होने के साथ ही हर जगह शुरू हुई और कंप्लीट कर ली गई। कई मुल्कों ने कोरोना के दौरान भी जनगणना के कार्यक्रम को नहीं छोड़ा, उन्होंने कंप्लीट किया। लेकिन अपने देश में जनगणना को स्थगित रखने के पीछे और भी कारण थे और अब वो जाहिर हो रहे हैं। उसमें एक बड़ा कारण है कि मौजूदा सरकार बहुत परेशानी में है, बहुत पशोपेश में है कि वो जातिवार जनगणना कराए या ना कराए। अगर वो कराती है तो उससे बहुत सारे लोग नाराज होंगे। बहुत सारे का मतलब संख्या के हिसाब से नहीं, बल्कि ताकत के हिसाब से। जिनके पास पावर है, जिनके पास रियल पावर है, सियासत में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, एकेडमिक्स में और मीडिया में भी, हर क्षेत्रों में जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, उनका एक हिस्सा जो इस कंफ्यूजन का शिकार है कि जातिवार जनगणना होने से उनके समाजों को, उनके समुदायों को, उनकी बिरादरियों को घाटा होगा। ऐसे लोग मौजूदा सत्ता से, मौजूदा सरकार से नाराज हो सकते हैं। लेकिन जो संजीदा है, इन वर्गों के भी, इन वर्णों के भी जो समझदार हैं, वो निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं सोचेंगे। लेकिन सरकार को भरोसा नहीं है कि कितने संजीदा हैं और कितने संजीदा नहीं हैं। इसलिए वो पशोपंज में है, पशोपेश में है कि करें तो करें, क्या करें। अगर वो नहीं कराती है जातिवार जनगणना, तो जो दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा है, वो बहुत नाराज होगा और जाहिर है इन समुदायों के लोग भी बीजेपी को वोट करते हैं। और ये जो दबाव है, ये जो परेशानी है, वो आरएसएस पर भी दिखाई देती रही है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी का एक तरह से थिंक टैंक है, या यूं कहा जाए, थिंक टैंक तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, उसका असल मार्गदर्शक है। कुछ लोग उसको रिमोट भी कहते हैं। चलो, मैं मार्गदर्शक मानकर चलता हूं। हालांकि मार्गदर्शक मंडल बना रखा है बीजेपी ने, लेकिन वो तो केवल नाम का है। असल मार्गदर्शक तो आरएसएस ही है। और आरएसएस ने पिछले दिनों केरल में जब अपनी बैठक बुलाई, उसमें इस बात को डिस्कस किया गया और सुनील अंबेकर नाम के जो सज्जन हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जो उसके कार्यकारिणी के प्रमुख व्यक्ति हैं, और उसकी संचार और कम्युनिकेशन की जो शाखा है, संचार या कम्युनिकेशन या प्रेस, जो भी आप कह लीजिए, उसके वो प्रभारी हैं, नेशनल प्रभारी हैं। उन्होंने जिन शब्दों में पत्रकारों से बातचीत की, जिस भाषा में बात की, उससे ध्वनित होता है कि उनको कोई गुरेज नहीं है अगर जातिवार जनगणना हो, बशर्ते कि वो लिमिटेड हो और उससे कोई टकराव न हो समाजों में, कोई ऐसी परिस्थिति न बने जिससे कि लोग आपस में द्वेष करें, आपस में कोई कटुता करें। इस तरह की बात उन्होंने कही। अब इसका क्या मतलब है वो तो वही जाने, एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। तो इससे यह लगता है कि जातिवार जनगणना जो है वो शुरू होने में जो देर हो रही है, उसकी असल वजह यही है कि पार्टी तय नहीं कर पा रही है, सरकार तय नहीं कर पा रही है कि वो जो उसकी पोजीशन है कि जातिवार जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे जात पात फैलेगा, ये सरकार की पोजीशन है। पार्लियामेंट के अंदर भी कह चुकी है सरकार, पार्लियामेंट के बाहर भी कह चुकी है। हालांकि 2018 में इसी सरकार ने कहा था कि वो जातिवार जनगणना कराएगी। अब आप देखिए उसकी परेशानी देखिए, कभी वो कुछ कहती है जातिवार जनगणना पर, कभी कुछ कहती है। 2018 में बाकायदा राजनाथ सिंह जी ने कहा था, देश के वरिष्ठ मंत्री के तौर पे, कि जातिवार जनगणना कराई जाएगी। फिर इसके बाद जितने मंत्रियों ने कहा, चाहे वो पार्लियामेंट में बोला हो या पार्लियामेंट के बाहर बोला हो, उन्होंने कहा नहीं कराई जाएगी। अब पिछले दिनों
एक बयान गृह मंत्री ने दिया कि जनगणना के बारे में बहुत सारे जो प्रश्न हैं पत्रकारों के, जो पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा जो भी प्रश्न आपके हैं, जो भी आपकी इसके बारे में क्वेरीज हैं, उनका सारा खुलासा हो जाएगा बहुत जल्दी, जब जनगणना के बारे में नोटिफिकेशन होगा। उन्होंने जातिवार जनगणना के बारे में स्पेसिफिक कुछ भी नहीं कहा, बल्कि कहने से इनकार किया। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि सरकार अभी भी परेशानी में है, पशोपेश में है कि वो करे तो करे क्या करे। लेकिन हमारी जो जानकारी है कि अगर जातिवार जनगणना सरकार कराना भी चाहेगी या आरएसएस की तरफ से उसको ग्रीन सिग्नल भी मिलेगा, तो वो सभी जातियों का नहीं कराएगी, सभी जातियों की गिनती नहीं कराएगी। हो सकता है कि अधिक से अधिक एससी एसटी ओबीसी करा ले, लेकिन जो अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी है उसका वो नहीं कराना चाहेगी। एक तो ये हमारी जानकारी जो प्राप्त हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरी बात दोस्तों की जनगणना के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में फैले हुए हैं। इनके बारे में मैं कम से कम 3 बड़े कंफ्यूजन हैं, उनको जरूर मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, और इसलिए भी लाना चाहता हूं कि ये सामान्य ज्ञान है, और ये सामान्य ज्ञान भी अगर हमारे देश के राजनीतिज्ञों, मीडिया, एकेडमिशियन अगर उनके बीच नहीं होगा तो इससे कंफ्यूजन फैलेगा। अभी पिछले दिनों में देखा, देश के एक बड़े चैनल पर अंग्रेजी के देश के एक पूर्व गृह मंत्री का इंटरव्यू चल रहा था, और उसमें उन्होंने 2011 की जनगणना को जाति से जोड़ा और कहा कि जाति के आंकड़े उस समय आ गए थे, और जो उस चैनल के एडिटर थे उन्होंने कुछ कॉन्ट्रडिक्ट भी उनको नहीं किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि 2011 में जो जनगणना के डेटा आए थे, यानी 2011 की राष्ट्रीय जनगणना जो जनगणना आयुक्त का जो कार्यालय है उसकी ओर से हुई थी, उसमें जातियों की गिनती नहीं की गई थी। तो जो पूर्व गृह मंत्री ने बयान दिया वो गलत है, और जो एडिटर ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया वह भी आश्चर्यजनक है। तो 2011 की जनगणना में जातियों की गिनती नहीं की गई, जबकि 2011 की जनगणना से पहले पार्लियामेंट में जब भी बात उठी, 2008 में हो चाहे 2009 में हो, 2010 में हो, हमेशा सरकार यूपीए की थी। उस समय यूपीए की सरकार ने कहा कि वो जातिवार जनगणना कराएगी लेकिन ऐन मौके पर जब काउंटिंग, क्या क्या काउंट किया जाएगा, क्या क्या फॉर्मा में क्या क्या कॉलम रखे जाएंगे, जब ये छपने लगा उस समय जाति का जो कॉलम है वो नहीं छापा गया। अब इसका फैसला किसने किया हम कभी और इस पर बात करेंगे, लेकिन सच यह है कि जो जाति वार जनगणना का वादा यूपीए सरकार का था उसको उसने नहीं पूरा किया। लेकिन जब हंगामा मचा जनगणना का वो ड्राफ्ट देखने के बाद, परफॉर्मा देखने के बाद, प्रारूप देखने के बाद, तब जाकर 2011 के बाद में, मतलब आखिर में, एक बाकायदा सर्वेक्षण का फैसला किया गया, और उसका नाम था सामाजिक आर्थिक जाति आधारित सर्वेक्षण 2011। और वो सर्वेक्षण जो है भारत के जनगणना आयुक्त के कार्यालय की ओर से नहीं कराया गया था, जो कोई भी जनगणना कराई जाती है। दरअसल उसका संचालन, निर्देशन और उसकी स्पॉन्सरशिप वो सब वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की थी, और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नगर विकास मंत्रालय के सहयोग से एनजीओज और अन्य जो बहुत सारे संस्थान जो गवर्नमेंट के इन्वॉल्व थे उनके जरिए ये सर्वे कराया, और ये 2013 के आसपास, 2013 के बल्कि मध्य में इसके आंकड़े आने लगे, और फिर वो सबमिट किया गया। सरकार के पास वो रिपोर्ट आ गई, सरकार के पास रिपोर्ट आई, सरकार उसको अभी पब्लिक करे इसके पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। फिर इसके बाद 2014 में नई सरकार आ गई। तो 2013 में जो आंकड़े आ गए थे वो इसलिए पब्लिक नहीं किए जा सके क्योंकि बताया जाता है कि जातियों की गिनती जो की गई उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, लाखों जातियों के नाम आ गए। अब इतनी तरह तरह की सूचना, इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन आ गई कि उसका खुलासा नहीं किया जा सका। उनको लगा कि हम कैसे ये डेटा सामने लाएंगे, जबकि आपको याद होगा दोस्तों कि जो 1931 की जो जनगणना हुई थी भारत में, उसमें जो जातियों की संख्या थी 4147 जातियां दर्ज की गई थी। तो ये लाखों जातियां कहां से आ गई, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, और इसके बारे में
कोई सरकारी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि किसी ने ये तक नहीं बताने की कोशिश की कि क्या एक ही जाति की अलग अलग उपजातियों, गोत्रों, खापों इत्यादि को जाति तो नहीं मान लिया गया, और ये कंफ्यूजन कहीं इसलिए तो नहीं क्रिएट किया गया कि जातिवार जनगणना के आंकड़े ही पब्लिक न हो सकें। और इसके दोस्तों, इसके मुतालिक एक बात और बताना जरूरी है कि अरुण जेटली जी जब मंत्री थे सरकार में, मोदी सरकार में, तो उन्होंने इसी सर्वेक्षण के कुछ आंकड़ों को पब्लिक किया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ सामाजिक जो मुद्दे थे, अन्य जो कुछ आर्थिक मुद्दे थे, उनको पब्लिक किया था, लेकिन वो बहुत पार्शियल। लेकिन जाति के आंकड़ों को पब्लिक करने से उन्होंने साफ इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि वो आंकड़े अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये बात कही थी, उनको प्रोसेस किया जा रहा है। तो ये स्थिति है कि जातिवार जनगणना नहीं की गई थी 2011 में। उसके बाद एक सर्वे किया गया था, उसका जो उसकी देखरेख जो कर रहे थे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोग कर रहे थे। उस पर 4,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ था, लेकिन वो आधिकारिक जनगणना का हिस्सा नहीं था। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। लेकिन इसको जलेबी बनाते हैं मंत्री भी, पत्रकार भी, संपादक भी, एकेडमिशियन भी। मैं नहीं जानता इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे जो कारण है वो वही बता सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैं एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का मसला है, उसको लेकर भी कंफ्यूजन होता है कि राज्य स्तर पर जो सर्वेक्षण हुए हैं वो किसने कब कराए। अब बिहार सरकार ने पिछले वर्ष कराया, 2 अक्टूबर को उसको अनाउंस किया, उसके आंकड़े कुछ, और नवंबर में वो पब्लिक कर दिया गया, वो बाकायदे सदन में पेश किया गया। बहुत ही शानदार सर्वेक्षण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें वैज्ञानिकता है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के बावजूद वो अपने तरह का अभूतपूर्व है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है हिंदी क्षेत्र के लिए, तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है। लेकिन दोस्तों, वो पहला सर्वेक्षण नहीं है। 1931 में आखिरी जनगणना हुई थी जो जातियों के साथ थी, जातिवार जनगणना थी, अंग्रेजों ने कराई थी। उसके 10 साल बाद भी जनगणना हुई थी, उसमें भी जातियों की गिनती की गई थी, लेकिन उसके आंकड़े पब्लिक नहीं किए जा सके क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी। तो 1931 आखिरी जनगणना भारत की थी जिसमें जातियों की गिनती की गई थी। उसके बाद राज्य स्तर पर 3 राज्यों ने सर्वेक्षण किया जिसमें जातियों की भी गिनती की गई। और दोस्तों, पहला राज्य बिहार नहीं है या कर्नाटक नहीं है, पहला राज्य केरल है, जिसने 1968-69 में ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार के तत्वाधान में वो सर्वेक्षण किया गया था, जो सामाजिक आर्थिक जातिवार सर्वेक्षण था। दूसरा जो था कर्नाटक ने किया था, और कर्नाटक ने 2015 में कराया, और उस समय भी सिद्धारमैया ही चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वो आज तक पब्लिक नहीं कराया जा सका, आज तक पब्लिक नहीं कराया जा सका वो सर्वे। और अब देखिए कब होता है। फिर बिहार का सर्वेक्षण पूरा हुआ, वो इस तरह से माना जाएगा कि जो पब्लिक जिसके डॉक्यूमेंट हुए हों आंकड़े, वो सेकेंड सर्वे है, यानी दूसरा सर्वेक्षण है। तो ये बातें जरूर मैं आज आपके सामने कहना चाहता था, क्योंकि तथ्यों के हिसाब से, सूचनाओं के हिसाब से मैंने समझा कि ये बहुत ज़रूरी है अपने देश के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, एकेडमिशियंस के लिए भी शायद, और मीडिया के लिए भी, और सरकार के लिए भी, कि वो क्यों साफ साफ लोगों को नहीं बताती है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।